पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल शुरू के में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करें। कक्षा 10 में क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। साइंस में हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने 4 क्लास पहले पढ़ चुके हैं। कार्बन और उस यानी लेसन का नाम है कार्बन और उसकी यौगिक। आज हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है समायोगिता। कौन सा है अगला टॉपिक? है समायोगिता, आइसोमेट्री। ठीक है, तो समायोगिता का अर्थ क्या होता है? समायोगिता का अर्थ है वह यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन संरचना क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो समझने का अर्थ है कि वह यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान हो, जिनका आणविक सूत्र क्या हो? समान होता है, यानी सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आणविक सूत्र समान हो, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो पेंटेन है, पेंटेन की बात करते हैं। तो पेंटेन मैंने लिखा है, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12, ये पेंटेन का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको तोड़कर साकित रूप में लिखे, जैसे समायोगिता कई प्रकार की होती है, लेकिन आपके समायोगिता इतना टॉपिक 10th क्लास में है नहीं, सिलेबस में दे नहीं रखा है। जैसे आप 11th 12th पढ़ोगे तो समायोगिता 5-4 प्रकार की होती है, 4 या 5 प्रकार की होती है। जैसे स्थिति है, वल्य है, श्रृंखला है, या संरचना के आधार पर हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो जैसे पेंटेन है, तो पेंटेन को मान लेते हैं, एक तो इसकी हो जाएगी श्रृंखला, साकित श्रृंखला। साकित के रूप में हम क्या लिखेंगे? CH3 CH2 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 और CH3। एक तो ये हो गई, ये कौन सी हो गई? साकित हो गई। अब मान लेते हैं यहाँ से किसी को एक को उठाकर आगे से उठाओ या पीछे से उठाओ। वैसे पेंटेन की जो समायोगिता होती है 3 प्रकार की होती है। देखो, जैसे CH3 CH, यहाँ पर मान लो CH3 लगा दिया मैंने। आगे देखो CH2 और CH3। और देखो, और क्या है कि मैंने बीच वाला कोई भी उठाया, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो कार्बन के बीच वाले कार्बन पर मैंने क्या है? मेथिल समूह ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा दिए। इसको बोलते हैं CH3 को बोलते हैं मेथिल समूह। तो अगली संरचना क्या हो जाएगी? जैसे CH3 है, CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? CH3। तो इसमें देखो कितना आएगा? कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4, 12 कार्बन हो गए। नहीं सॉरी, 12 हाइड्रोजन हो गए। तो समायोगिता क्या होती है कि वह यौगिक जिनका आणविक सूत्र क्या होगा? मतलब इनका सूत्र तो क्या है? समान, लेकिन संरचना तीनों क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उनको हम क्या बोलते हैं? समायोगिता बोलते हैं। बाकी आपके सिलेबस में समायोगिता टॉपिक है नहीं, तो समायोगिता को आपको सिर्फ परिभाषा ध्यान रखनी है, या 1 या 2 उदाहरण कर लेना। जैसे मैंने आपको कौन सा उदाहरण करा दिया? पेंटेन का। वैसे आप हेक्सेन का कर सकते हो, आप खुद करना है हेक्सेन का। हेक्सेन क्या होता है? C6H14 होता है, इसका आप खुद कर लेना, इसके उदाहरण आप खुद बनाना, साकित रूप लिखना। और इनकी भी 4 संरचना बनेगी। इसकी कितनी संरचना बनेगी? हेक्सेन की 4 बनेगी, और पेंटेन की कितनी बनी है? 3 बनी है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे मतलब संरचना की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगला देखो। अब कुछ 1 या 2 टॉपिक ऐसे हैं जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनकी मैं आपको संरचना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है, उनकी देखो। अगली संरचना है, आपको कुछ संरचनाएं जो पढ़नी है। जैसे अगली संरचना है साइक्लोहेक्सेन, एक है बेंजीन। ये संरचना दोनों ही पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों बनाना सीख जाना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कोई भी अगर कोई भी आणविक सूत्र है, उसको मैं किसके रूप में कन्वर्ट करता हूँ? साइक्लो का अर्थ होता है चक्र के रूप में कन्वर्ट करना, यानी वैल्य बनाना। उसका क्या बनाना? वैल्य बनाते हैं। तो जैसे ये साइक्लो नाम सूत्र है, तो हाइड्रोजन में कमी आती है। कितनी कमी आती है? 2 की कमी आती है। जैसे हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H14 होता है, तो वहां पर कितना हो जाएगा? 12। तो इसका सूत्र ये हो गया। और बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है, ध्यान रखना। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ध्यान रखना। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी? देखो, कितने कार्बन होने चाहिए? 6, तो ये 6 कार्बन हो गए।
इनके मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि संतृप्त के मध्य क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। तो इस पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। इस पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। इस पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। इस पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। और इस पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। और इस पर भी 2 हाइड्रोजन। तो इसकी पहली तो ये संरचना याद रखना कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी बात इसका संरचना क्या होता है। तो संरचना ये होती है, और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, बेंजीन में से और साइक्लोहेक्सेन में से। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन में भी कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो एक छोड़ एक डबल बॉन्ड करना है बेंजीन में, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड करना है, ध्यान रखना। इसमें कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि बेंजीन में बताइए डबल बॉन्डों की संख्या कितनी होती है। तो डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 1 2 3 होते हैं। और सिंगल बॉन्ड भी कितने होते हैं, 1 2 3 होते हैं, ठीक है। बाकी कार्बन 6 कार्बन दर्शाना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो इन दोनों की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, यानी इनको बोलते हैं वलीय संरचना। जैसे हमने पीछे पढ़ा था समयोता का ये एक चैप्टर है जिसमें ये किस माता है, वलीय संरचना माता है। तो ये दोनों संरचनाएं आपको आनी चाहिए बनानी, ठीक है। अब देखो अगला पढ़ते हैं कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। अगला देखो टॉपिक देखो, अब है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कोई भी कार्बन यौगिक है उसका रासायनिक गुणधर्म है, उसका पहला गुणधर्म पढ़ेंगे दहन करना। क्या पढ़ेंगे, दहन करना। और दहन करने की ये प्रक्रिया आपने शायद कक्षा 8 में पढ़ी होगी, कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का दहन करते हैं तो हमें किस गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की होती है। और जैसे कोई वस्तु का दहन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, साथ में क्या देती है, उष्मा देती है। तो हिंदी भाषा आपको नहीं लिखना है, मैं इसके आपको 2 या 3 उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में कार्बन, कार्बन को मैं जलाऊंगा तो मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो मेरे पास में क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, एक उष्मा निकलेगी या प्रकाश देगी। वो चीज क्या देगी हमें, प्रकाश देगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कोई भी कार्बन है उसको जलाएंगे तो किस चीज की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा, ठीक है। जैसे मान लो मैं आगे देखो मेथेन लेता हूँ, और मेथेन का क्या करता हूँ, मेथेन को जलाता हूँ। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। जब इनको जलाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनेगा जल, एक क्या बनेगा, जल बनेगा। और साथ में क्या निकलेगी, उष्मा, साथ में क्या निकलेगी, उष्मा। अब देखो ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो मेरे को 4 बनाने हैं तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो मुझे यहाँ पर किससे गुणा करना होगा, 2 से। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। आगे देखो मैंने कार्बन ले लिया, एल्केन श्रेणी ले ली। अब कोई मान लेते हैं, हम ले लेते हैं प्रक्रियात्मक समूह लेते हैं, एल को ले लेते हैं। एल को लेते हैं तो CH2H5OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। अगर इसमें मैं अगर क्या करता हूँ, ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराता हूँ, यानी इसका दहन करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, ये मिलना 2 ही चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और साथ में क्या मिलेगी, उष्मा। अब देखो ये अभिक्रिया हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित है क्या, कार्बन इतनी इधर है 2, इधर कार्बन कितने हैं, 1 है। तो मेरे को 2 बनाना होगा, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही। तो इधर मेरे को किससे गुणा करना होगा, 3 से। ऑक्सीजन इधर देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3 है। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 4 7 है। और मेरे को अगर 7 बनाना है तो इधर मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो पहला गुणधर्म कौन सा था, दहन था। तो याद रखना, कोई भी कार्बन यौगिक का दहन करेंगे हमारे पास 2 निर्माण होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होगा, दूसरा जल का होता है, तीसरी क्या निकलेगी, साथ में उष्मा निकलेगी, ठीक है। अगला देखो इसका दूसरा पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण। दूसरा गुणधर्म है देखो ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है किसी में ऑक्सीजन की क्या होनी, वृद्धि होनी, यानी कोई भी पदार्थ है वो क्या होना, ऑक्सीकृत होना है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है कोई भी एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल किस में चेंज होगा, एल्कोहल होगा चेंज किस में होता है,
अम्ल में, किस में चेंज होगा, अम्ल में चेंज होगा। किसकी उपस्थिति में होता है वो मैं अभी बताऊंगा। आप एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिया मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 और OH होता है। और ये यहाँ पर मैं उत्प्रेरक के रूप में किसको लेता हूँ, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीयकृत पोटेशियम डाइक्रोमोनेट लेता हूं। इनकी उपस्थिति में ये एल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, अम्ल में। वो किस में हो जाएगा, मेथेनॉइक अम्ल में। किस में चेंज हो जाएगा, मेथेनॉइक अम्ल में। तो याद रखना, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन के कौन से यौगिक होता है, यानी एल्कोहल किस में परिवर्तन होगा, अम्ल में परिवर्तन होता है। आप कोई सा भी दूसरा उदाहरण लेकर कर सकते हो, प्रोपोनेल कर सकते हो, ब्यूटेनॉल लेकर कर सकते हो, पेंटेनॉल लेकर कर सकते हो। किस में चेंज हो जाएगा, अम्ल में चेंज होगा। और किसकी उपस्थिति में होगा, ये उत्प्रेरक। दोनों ध्यान रखना, पेपर में उत्प्रेरक ज्यादा पूछा जाता है तो उत्प्रेरक का ध्यान रखना। और ये अभिक्रिया भी पेपर में पूछी हुई है, ध्यान रखना बोर्ड पेपर में। अगला देखो, इसका तीसरा गुणधर्म है संकलन अभिक्रिया। तीसरा गुणधर्म है संकलन अभिक्रिया। आप समझ रहे हो, संकलन का अर्थ होता है जोड़ना। तो संकलन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया एक प्रकार की हमारे दैनिक जीवन में काम की आती है। दूसरी बात है, संकलन अभिक्रिया होती क्या है। संकलन अभिक्रिया में दो उत्प्रेरक होता है, एक प्लेटिनियम होता है, एक निकल होता है। तो निकल और प्लेटिनियम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किस में चेंज होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में। तो मैं भाषा के रूप में तो नहीं लिखूंगा, आप सीधा इतना ध्यान रखना कि इसमें उत्प्रेरक होते हैं, वो कौन होते हैं, उत्प्रेरक की भूमिका कौन की बात है, निकल और प्लेडियम, ठीक है। और दूसरी बात है, चेंज किस में होता है, चेंज होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, असंतृप्त हाइड्रो कार्बन यौगिक होते हैं, और किस में चेंज होते हैं, संतृप्त में। वो किस में चेंज होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में। आप जानते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा होता है, एल्केन होता है। यानी एल्कीन या एल्काइन किस में परिवर्तन हो जाएगा, एल्केन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे मानते हैं कि आर का अर्थ है यहाँ पर कोई हाइड्रोजन जुड़े हुए, ठीक है। जैसे इसकी अभिक्रिया करते हैं इसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में, तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड, यानी इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो कहने का अर्थ है कि ये एक प्रकार की वनस्पति घी आपने नाम सुना है, वनस्पति घी, उसकी ये रासायनिक समीकरण बन गई वनस्पति घी। ये जो वनस्पति घी, ये जो है वसा क्या है, जो हम यूज करते हैं खाने में के रूप में यूज होते हैं, वो वसा होती है। तो वनस्पति घी किस में चेंज हो जाता है, वसा में परिवर्तन होता है। तो ये अभिक्रिया किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, संकलन अभिक्रिया के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगली देखो, इसका चौथा गुणधर्म है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथा गुणधर्म है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे तो आपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले पार्ट में पढ़ी होगी, वो सेम अभिक्रिया होती है कि किसी एक अधिक क्रियाशील धातु या परमाणु द्वारा किसी कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित करने की जो अभिक्रिया होती है, कौन सी होती है, प्रतिस्थापन होती है। इसमें क्या होगा कि कोई भी कार्बन यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन का विस्थापित किसी परमाणु द्वारा किया जाता है। यानी मैं लिखता हूं, इधर देखना कि किसी कार्बन यौगिक में हाइड्रोजन का विस्थापन जिस किसी परमाणु द्वारा किसी अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा वो होता है, परमाणु द्वारा होता है। जैसे मान लो मेरे पास में एक उदाहरण देते हैं, मेथेन है, और मेथेन को मैं मान लो कोई परमाणु जोड़ दिया, मैंने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ध्यान रखना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होगी, इतना ध्यान रखना आप। उत्प्रेरक के रूप में कौन होगा, सूर्य का प्रकाश।
सूर्य के प्रकाश में जैसे उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, विस्थापित। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो किसके साथ में जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ में। तो क्या बन जाएगा, मेथिल और प्लस क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अभिक्रिया वापिस आगे और दोहराई जाएगी, जैसे CH3 है, इसके साथ में फिर मैंने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। ये सेम अभिक्रिया वापिस होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और साथ में फिर HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl। इस हिसाब से लास्ट में कार्बन सिंगल रूप में कार्बन अकेला बचेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे किसका विस्थापन हो रहा है, हाइड्रोजन का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। हाइड्रोजन का विस्थापन होना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो हमने 4 गुण पढ़े कार्बन यौगिक का। पहला गुण था, देन दूसरा गुण था ऑक्सीकरण, तीसरा गुण था संगलन अभिक्रिया और चौथा गुण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम कुछ कार्बन यौगिक है उनको अलग से पढ़ते हैं, उनके गुणधर्म अलग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कुछ कार्बन यौगिक है जिसमें पहले एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल में हम एक ही नाम पढ़ेंगे जो है एथेनॉल, जो आप सिलेबस में दे रखा है एथेनॉल, उसके बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का आप जानते हो कि आणविक सूत्र क्या होता है, पहले आपको ध्यान रखना है इसका आणविक सूत्र क्या होता है। आणविक सूत्र होता है C2H5OH, या इसको हम क्या लिखते हैं C3CH3CH2 और OH। ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ये इनके लिखने का तरीका अलग अलग है बस। ठीक है नहीं, यानी संरचनात्मक सूत्र इसका अलग अलग है। अब आपको इसके गुणधर्म लिखना है, गुणधर्म याद रखना है, और इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये दो ही चीज ध्यान रखना है। गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, पहला। दूसरा, ये एक अच्छा विलायक है, ये एक अच्छा विलायक है। ये एक अच्छे प्रकार का, इसलिए ना अच्छे प्रकार का विलायक है। विलायक का अर्थ क्या है कि अगर इसको जल में घोला जाए तो अच्छी प्रकार से घुल सकता है। ये जैसे शराब बनाते हैं तो शराब में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत घातक सिद्ध होता है। शराब में तो मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका अगर एक या दो बूंद का अगर प्रयोग कर लिया इंसान तो मृत्यु तक हो सकती है, इतना ये घातक विषैला पदार्थ है। ठीक है नहीं। तीसरी बात, इनका गलनांक व कवचनाक सामान्य होता है। क्या होता है, सामान्य होता है। यानी गलनांक तो होता है 114 डिग्री लमसम सेल्सियस होता है, और इतना इसका क्या होता है, कवचनाक होता है। इसका प्रयोग औषधियों में किया जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है, औषधियों में, औषधियां बनाने में। सिर्फ आपको ये 4 गुणधर्म ध्यान रखना। पहला कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, दूसरा ये अच्छा प्रकार का क्या है, विलायक है, तीसरी बात है ये इनका गलनांक और कवचनाक सामान्य होता है, चौथा है कि औषधियां बनाने में किया जाता है। वैसे आप लिख सकते हो, एक और लिख लो कि ये जल में अधिक घुलनशील है, जल में अधिक घुलनशील है। ठीक है, तो ये तो जो गुणधर्म हमने पढ़े ये तो इनके भौतिक गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म। अगला चैप्टर है इसका, जो वो पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। अब देखो इसका पढ़ते हैं रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ते हैं, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म आपके इसके है तो बहुत सारे, लेकिन आपको दो ही पढ़ना है। पहला रासायनिक गुणधर्म है सोडियम के साथ में अभिक्रिया। यदि इसकी क्रिया किसके साथ में करवाई जाए, सोडियम के साथ क्रिया। यदि इसकी सोडियम के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम एंथ्रोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम एंथ्रोक्साइड। साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो जैसे अभिक्रिया लिखते हैं, देखो सोडियम की क्रिया मैंने इसके साथ में करवाई, CH3CH2OH, ये अभिक्रिया अगर आपने कराई तो क्या उसी के इधर 2 तो क्या होगा, 2CH3CH और
यहां से H हट जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ON प्लस, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम एंथ्रोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम एंथ्रोक्साइड, सोडियम एंथ्रोक्साइड। तो ध्यान रखना, जैसे ही एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ में कराते हैं, सोडियम के साथ में कराते हैं, तो उत्पाद क्या बनता है, सोडियम एंथ्रोक्साइड बनता है, साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का भी ध्यान रखना कि पूछा जाता है कि कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये तो हो गया सर पहला पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट है, यदि मैं इसको किसको, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करता हूं तो क्या बनता है, तो निर्जली रूप, उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण के रूप में हमें प्राप्त होती है एथीन। क्या प्राप्त होती है, एथीन प्राप्त होती है, साथ में हमें प्राप्त होता है जल। क्या प्राप्त होता है, जल। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अभिक्रिया। और निर्जलीकरण में क्या होगा, किसको गर्म करना है, मतलब एथेनॉल को, एथेनॉल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह एथीन व जल में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब देखो इसकी अभिक्रिया लिखते हैं, कौन है, एथेनॉल है, CH3CH2OH। उत्प्रेरक में कौन आ जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाएगा, यानी H2SO4 आ जाएगा। अब ये चेंज किस में हो जाएगा, एथीन में, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल जाएगा, 2H2, यानी साथ में क्या निकल जाएगा, जल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया। और इसके ये दो ही गुणधर्म है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।